Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video of Psychological World with Dr. शिज़ा उमर। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को देखा। आज हम इसकी फर्दर टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन होती है जो डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान हो जाती है बच्चों में, जिसकी वजह से उनकी कॉग्निशन इंपेयरमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिहेवियरल इश्यूज और मोटर स्किल्स में अबनॉर्मलिटी आ जाती है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दो फैक्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के वजह से हो जाता है, जेनेटिकल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये दोनों फैक्टर्स जब भी कोई भी प्रॉब्लम इनमें आती है तो ये ब्रेन डेवलपमेंट में चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर काज हो जाता है। सो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का फर्स्ट पॉइंट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। हम उसको आज देखेंगे। तो उसको देखने से पहले मैं आपको इसकी एक हिस्ट्री के बारे में बता देना चाहती हूँ कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पहले मेंटली रिटार्डेशन बोला जाता था। मेंटली रिटार्डेशन बोला जाता था तो तब लोगों ने कहा कि ये एक डिफरेंट टर्म आ जाती है। इससे लोग जो भी मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी वैल्यू और डिग्निटी में असर आता है, तो वो खुद को जैसे अलग समझते हैं और लोग भी उनको अलग से ट्रीट करते हैं। इस बेस पे 2010 में अक्टूबर 5 बराक ओबामा ने एक लीगलाइजेशन पे साइन किया, जिसकी बेस रोसाला रखी गई। और बराक ओबामा ने कहा कि जो भी बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं उनको मेंटली रिटार्डेड नहीं बोला जाएगा, उनको इंटेलेक्चुअली डिसेबल बोला जाएगा, और या उनको कहा जाएगा इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ताकि उनकी कोई भी रिस्पेक्ट, वैल्यू या डिग्निटी में असर ना आए और लोग उनको अलग से ट्रीट ना करें, सब बराबर हो, उनको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल वैल्यू मिले, इक्वल डिग्निटी, सब कुछ बराबरी का हो। इसके बाद DSM-5 को 2013 में पब्लिश किया गया, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का पार्ट बताया गया और ये कहा गया कि ये चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है और इसमें इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज आ जाती हैं, जिससे बच्चे की कॉन्सेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो ये इसकी एक बेसिक सी हिस्ट्री थी। अब हम इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को देख लेते हैं। Intellectual disability is a disorder with onset during the developmental period that include both intellectual and adaptive functioning defects in conceptual, social and practical domains. मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसा डिसऑर्डर है जो डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान हो जाता है बच्चों में, जिससे उनकी दिमागी और उनकी इंडिपेंडेंट जो भी ज़िंदगी गुजारने के तरीके, उनकी फंक्शनिंग, उन सब में प्रॉब्लम आती है, जिससे उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी सोशल लाइफ और प्रैक्टिकल डोमेन्स में प्रॉब्लम होती है। उन्होंने कहा कि अगर हमें ये चीज़ देखनी है कि क्या कोई बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल है या नहीं, तो उसके लिए 3 क्राइटेरियाज मस्ट मेट होने चाहिए, जिसमें क्राइटेरिया ए है डिफेक्ट्स इन intellectual functioning such as reasoning, problem solving, planning, abstract thinking, judgment, academic learning and learning from experience, confirmed by both clinical assessment and individualized standardized intelligence testing। मतलब अगर हमें ये चीज़ देखनी है कि अगर कोई बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल है कि नहीं, तो सबसे पहले उस बच्चे में रीजनिंग स्किल्स नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कम होती हैं, उनमें प्लानिंग का कोई भी नहीं होता, उनमें माइंड, उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती, मतलब एक चीज़ को वो डिफरेंट तरीक़ों से नहीं देख सकते, वो जजमेंट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को लेके, उनमें एकेडमिक लर्निंग स्किल्स बहुत कम होती हैं। इस तरह के बच्चे या तो पढ़ते ही नहीं हैं, और अगर पढ़े तो बहुत ज़्यादा नालायक होते हैं। वो अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न नहीं करते, मतलब अगर उनको एक चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो वो उस चीज़ को दोबारा दोहराते हैं, ना कि ये कि उस चीज़ को चेंज करके, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि हमने अगर ये लास्ट टाइम काम को इस तरह से किया था तो हमें ये प्रॉब्लम हुई थी, हम इस काम को दूसरी तरह से करके देख लें। वो इस तरह नहीं सीखते। फिर उसके बाद इस चीज़ को कंफर्म किया जाता है, क्लिनिकल असेसमेंट ली जाती है, मतलब कि उन पे जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, और इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब कि उनको इंफरादी तौर पे भी देखा जाता है कि क्या ये वाकई में इंटेलेक्चुअली डिसेबल हैं या नहीं। आफ्टर दैट हम क्राइटेरिया बी की बात करें तो डिफेक्ट इन अडेप्टिव फंक्शनिंग दैट रिजल्ट इन फेलियर टू मीट डेवलपमेंटल एंड सोशो कल्चरल स्टैंडर्ड्स फॉर पर्सनल इंडिपेंडेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो अपने डेवलपमेंटल पीरियड में कोई किसी भी सोशल जो भी एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, वो पर्सनली इंडिपेंडेंट नहीं होते। हमेशा जो भी बच्चे इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, उनको हमेशा डिपेंड रहना पड़ता है दूसरों पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने केयर गिवर्स पे। उसके बाद वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझते, उनको नहीं पता होता कि हमने किस काम को किस तरह से सर अंजाम देना है और किस काम को किस तरह से स्टार्ट करना है।
Next, without ongoing sport, the adaptive defect limits functioning in one or more activity of daily life, such as communication, social participation, and independent living across multiple environments such as home, school, work, and community. मतलब उनको हमेशा स्पोर्ट की ज़रूरत होती है, उनकी बगैर किसी भी स्पोर्ट के वो अपनी लाइफ में बहुत ही लिमिटेड फंक्शनिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत ही लिमिटेड काम होते हैं जो कि वो सर अंजाम दे सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इशू होते हैं उनमें, उनकी सोशल पार्टिसिपेशन नहीं होती, किसी भी काम में वो सोशली पार्टिसिपेट कर नहीं पाते बिकॉज वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं, अपनी जहनी तौर पर किसी भी काम को सर अंजाम देने से कासिर होते हैं। अपने घर, अपने स्कूल में, अपने कामों में या अपनी कम्युनिटी में इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हमेशा डिपेंडेंट होते हैं अपने केयर गिवर्स पे, ताकि उनको गाइडेंस चाहिए होती है हर काम के लिए, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। एक जो भी इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चा होता है उस पर उसके केयर गिवर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब उसके केयर गिवर को हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर उसको गाइड करना पड़ता है कि इस काम को इस तरह से करो, इस काम को इस तरह से नहीं करो। तो ये क्राइटेरिया बी था। अब क्राइटेरिया सी में है कि ऑन सेट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव फंक्शन डिफेक्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड, मतलब कि जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, इंटेलेक्चुअली बच्चे को डिसेबल होता है बच्चा, अडेप्टिव फंक्शनिंग प्रॉपरली वो नहीं परफॉर्म कर पाता अपने डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान, तो वो बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल होता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब हमें जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज होती है बच्चे की, तभी हमें पता चल जाता है कि इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो हमें तभी से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना चाहिए ताकि उसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब जो बच्चे इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं उनपे स्वेरिटी लेवल 4 आ जाते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर एंड प्रोफाउंड। इनको मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में बताऊंगी। ये उनके स्वेरिटी लेवल्स हैं जो कि उनके कॉन्सेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल डोमेन्स, मतलब उनके ये 3 जो वेज हैं ना उनको इफेक्ट करते हैं। उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते हैं, उनके सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। आपको बेसिकली कुछ इनके फीचर्स बता दूंगी जो माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर एंड प्रोफाउंड लेवल में हो जाते हैं। अब जो भी माइल्ड लेवल के बच्चे होते हैं उनकी IQ रेंज 50 to 69 होती है, जबकि मॉडरेट लेवल के बच्चे 35 to 49 IQ रेंज में चलते हैं, वो ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। और जो भी स्वेयर लेवल के बच्चे होते हैं, मतलब जो स्वेयर एंड प्रोफाउंड लेवल के बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उनमें बहुत कम IQ होती है। उनको इस तरह के बच्चे ज़्यादातर मोस्ट केसेस में तो इस तरह के बच्चों की डेथ हो जाती है, क्योंकि उनकी इंटेलेक्चुअली वो इतने ज़्यादा डिसेबल होते हैं, फिजिकली भी डिसेबल होते हैं कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। अब माइल्ड लेवल के केसेस 85% है दुनिया में, मॉडरेट लेवल के केसेस 10% हैं, जबकि स्वेयर लेवल के केसेस 5% हैं। सेल्फ केयर, मतलब जो माइल्ड लेवल के बच्चे होते हैं वो अपने आप को थोड़ा बहुत केयर कर पाते हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी ज़िंदगी में किसी हद तक, मतलब कोई एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन काफ़ी हद तक वो इंडिपेंडेंट होते हैं। मॉडरेट लेवल में उनको कुछ मदद चाहिए होती है, मतलब थोड़ी बहुत, जबकि स्वेयर लेवल में वो बहुत लिमिटेडली अपने आप को सेल्फ केयर कर पाते हैं। अगर उनकी लैंग्वेज की बात करें तो माइल्ड लेवल के बच्चे इजीली बात कर पाते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं, जबकि मॉडरेट लेवल के बच्चे बहुत लिमिटेड होते हैं। उनके कुछ साइंस होंगे, कुछ बेसिक वर्ड्स होंगे जो उन्होंने रखे होते हैं कि भाई हमें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो फॉर एग्जांपल अगर उन्हें पानी चाहिए तो जस्ट वो पानी बोलेंगे, उनको ये नहीं होगा कि हमें पानी पीना है, वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे। जो स्वेयर लेवल के बच्चे होंगे वो बिल्कुल एक बेसिक टोन उनकी होती है, मतलब यहाँ कोई साइन होगा या कुछ एक छोटा सा वर्ड। रीडिंग राइटिंग भी ये रीजनेबल वे में करते हैं माइल्ड लेवल के बच्चे, मतलब किसी हद तक ये पढ़ लेते हैं, जबकि मॉडरेट लेवल के बच्चे सिर्फ बेसिक्स को सीख पाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो होते हैं लेकिन कम्प्लीटली क्लियर नहीं होते, जबकि स्वेयर लेवल के बच्चों में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते ही नहीं है। राइटिंग तो वो कर ही नहीं सकते, और रीडिंग में भी वो बहुत ज़्यादा लो लेवल पे चली जाती है। एबिलिटी टू वर्क, माइल्ड लेवल के बच्चे कुछ हद तक काम कर सकते हैं, जबकि मॉडरेट लेवल के बच्चे भी काम कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर सुपरविजन चाहिए होती है, कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। और स्वेयर लेवल के बच्चे बहुत ही लिमिटेड होते हैं, इस वजह से वो बेसिक टास्क भी नहीं कर पाते। सोशल स्किल्स में माइल्ड लेवल के बच्चे नॉर्मल होते हैं, जबकि मॉडरेट लेवल के बच्चे एक हद तक, और स्वेयर लेवल के बच्चे बहुत ही कम, बल्कि इन मोस्ट केसेस तो होते ही नहीं हैं। फिजिकल प्रॉब्लम जो माइल्ड लेवल के बच्चे होते हैं उनमें बहुत ही कम पाई जाती है, मतलब उनमें फिजिकल इश्यूज नहीं होते इतने ज़्यादा, जबकि मॉडरेट लेवल के बच्चों में कभी कभार होगा कि किसी मॉडरेट लेवल के बच्चे में भी कोई फिजिकल इशू आ रहा होगा, जबकि जो भी स्वेयर लेवल के बच्चे होते हैं उनमें होता ही प्रॉब्लम है, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम उनमें लाजमी होता है।
उसके बाद जो नॉर्मल लेवल के बच्चे होते हैं उनकी टियोलॉजी मतलब कि उनकी जो भी बीमारी की वजह है वो काफ़ी पता चल जाती है। मतलब समटाइम्स उनमें नज़र आ रहा होता है कि ये बच्चे में ये इशू आ रहे हैं, ये बच्चा इस हद तक कौन जहन है। जबकि मॉडरेट लेवल के बच्चे में अक्सर पता चल जाता है, और सीवियर लेवल के बच्चों को तो ज़ाहिर ही पता चलता है, बिकॉज उनकी फिजिकल सिचुएशन होती है वही बता देती है कि ये बच्चा सफ़र कर रहा है किसी भी इशू के साथ। जो माइल्ड लेवल के बच्चे होते हैं वो मिडिल तक तो अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, आफ्टर दैट उनके लिए इशू आता है, मतलब वो पढ़ सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से। और मॉडरेट लेवल के बच्चे मिडिल तक भी नहीं जा पाते, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उनका जहन, उनकी जहनी सलाहियतें इतनी नहीं होती कि वो आगे काम कर पाएँ, सो वो लेफ्ट कर देते हैं स्टडी मोस्टली। इन आर नेक्स्ट वीडियो हम इनकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इनके सीवियरिटी लेवल्स और इनकी तीनों डोमेन्स के बारे में बात करेंगे। So this was all about today's video. If you like the video, do like, share and subscribe my channel. I'll also hit the bell icon for the further notifications. Thank you so much for watching.